हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है यूजीसी नेट दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, जो अभी कंडक्ट होने वाला है दिसंबर में 2023 को। तो अभी कुछ ही 2 महीने बचे हैं हम लोगों के, तो हम लोग को बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ये सीरीज जो है पेपर 1 के लिए चलेगी। पेपर 1 हर किसी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स से नेट दे रहे हो, ज्योग्राफी से दे रहे हो, पॉलिटिक्स दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी सभी के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये डिवाइड रहते हैं 10 यूनिट्स में। और ये 10 यूनिट्स का जो होती है उसमें हर एक यूनिट से बेसिकली ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। और ये मतलब संख्या ज़्यादा कम भी हो सकती है, किसी यूनिट से कम, किसी यूनिट से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके मैथमेटिक्स यानी कि डीआई से आते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है, उसके लिए हम लोग अलग क्लास लेंगे। और जो 5 क्वेश्चन और आते हैं वो आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। तो उसको तो बेसिकली हर बच्चा सॉल्व कर ही लेता है अपनी मेंटल एबिलिटी से, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे और जो हमारी बाकी की 8 यूनिट बची हैं उनको देखते हुए अपनी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, आप देख सकते हैं 13 जून को जो पेपर हुआ था उसी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग 3D प्रिंटर्स, using 3D printers, prosthetic limbs can be made to exactly fit the recipient। and second statement है, यानी ये दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे हमारे और इनमें से हमें इस स्टेटमेंट के बेस पे हमें अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर अगला ऑप्शन है OLEDs कंज्यूम मोर पावर देन LCD LED फॉर्मेट्स एंड थस प्रोड्यूस मोर हीट। तो देखो हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई है। ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल लैग का है। तो उसी को उन्होंने जैसे लिखा यूज 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर्स का मतलब समझते हैं, जैसे 3D हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो हमें 3D डायमेंशन में चीज़ें उसको दिखती हैं, जैसे क्यूब वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें 3D प्रिंटर से प्रिंट होती हैं। और प्रोस्थेटिक लिम्स जो कि आप देख रहे हो पिक्चर में, ये रहा आर्टिफिशियल। तो ये बोला गया कि ये जो बनाए जाते हैं वो एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं जो कोई इनको लेता है, जो कोई इसको प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोला गया OLED से। पहले ये समझो कि OLED होता क्या है, फिर हम उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो OLED होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD और LED का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि OLED जो होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है पावर को, किसके अपेक्षा, LCD और LED की अपेक्षा। और अगर ये पावर ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो प्रोड्यूस करेगा हीट को, जो कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो आप जैसे यहाँ पिक्चर में समझो OLED देख रखे हैं आपने, इसमें देखो क्या लिखा है, नो नीड फॉर बैक लाइटिंग, ठीक है। ये रिवर्स ही नहीं करता है, एक प्लेट में ही ये चीज़ें रिवर्स करता है। तो ये लाइट भी कम कंज्यूम करेगा और हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा, किसकी कंपैरिजन में, LCD की कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है what the first highway of information is। देखो ये जो पिक्चर है, देखो कितनी क्लासी टाइप की लग रही है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि जो हम लोग पहले जो इंफॉर्मेशन था, फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, तो किस तरीके से इसको भेजते थे, तो वो हम भेज देते हैं अपना टेलीग्राफ के जरिए, ठीक है। जैसे पहले नहीं, आप लोग पहले मूवीज वगैरह में देखते थे अच्छी तरीके से टेलीफोन होते थे, बड़े बड़े से तार टाइप के, तो वही होते थे यहाँ पे। अगर ये भी बहुत जनरली हर किसी के पास नहीं होते थे पहले, अब तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है कम्युनिकेशन करने के लिए, पहले नहीं हुआ करता था। ये सिर्फ गवर्नमेंट वगैरह यूज करती थी, कोई बहुत इमीडिएट अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो उसके थ्रू हम
नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इंक्लूसिव लर्निंग क्या होता है। देखो ये फोटो दिख रही है आपको, ये तो उसमें क्या है, देखो एक जो है दिव्यांग बच्चा भी है और उसके साथ नॉर्मल बच्चे भी है, तो सभी बच्चे साथ में है ना। तो इसमें भी यही होता है इंक्लूसिव लर्निंग में कि एक ही क्लासरूम में हम हर तरीके के बच्चे को एक साथ एक छत के नीचे उनको शिक्षित करें। उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि इसको सुनाई नहीं दे रहा तो इसको अलग क्लास में बैठाएंगे, इसको दिखाई नहीं दे रहा तो इसको अलग क्लास में बैठाएंगे, या कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उनका एक अलग सेक्शन बना देंगे, या कोई बहुत वीक बच्चा है तो उसका अलग सेक्शन बना देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को हम साथ एक साथ बैठा के एक कक्षा में एक साथ शिक्षित कर देंगे, ठीक है। हाँ, किसी को अगर बेसिकली किसी चीज़ की स्पेशल नीड है तो वो हम लोग वहाँ उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बोला गया कि एग्जाम्पल क्या है इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने बताया कि जो क्लासरूम होता है वो एकदम फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अ क्लासरूम वेयर ऑल स्टूडेंट्स टू ऑफ अ सर्टेन ethnicity are allowed to participate in classroom discussion। ओनली लग गया ना, यानी रिस्ट्रिक्शन हो गया बच्चों के बीच में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है a classroom where students are discouraged from asking question or challenging the teacher's authority। देखो डिस्करेज करने की बात हो रही है तो यहाँ डिस्करेज ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हर बच्चे को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है क्लासरूम वेयर ऑल स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the following p-value would signify that a sample correlation coefficient is significant at 1% level of significance। 1% level of significance का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करा और आपने रिजल्ट के लिए अपनी बेसिकली हम लोग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होगा कि आपकी जो आपने थीसिस बनाई या आपने डिसर्टेशन बनाया, आप कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हो, आप उसमें मान के चल रहे हो कि मेरी उसमें 1% मिस्टेक हो सकती है और 99% मेरी जो रिसर्च है बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 5% का ले लेते हैं। अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेके चल रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप मान के चल रहे हो ये चीज़ कि मैंने जो रिसर्च करी है उसमें 5% तो फॉल्ट हो सकता है, पर 95% मैं श्योर हूँ कि मेरी जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही है। तो उसमें यही बोला गया कि कौन सी पी वैल्यू जो होगी वो सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा होगा इनमें से। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे 1% का मतलब क्या होगा, 1/100 होगा। इसमें जब आप वैल्यू निकालोगे तो 0.01 होगा, सॉरी 0.01 होगा। तो इसमें से आपको देखना है, इससे छोटी वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आप इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, वही पी वैल्यू होगी। तो देखो इसमें से सारी ये वाला ऑप्शन भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, पर ये छोटी वैल्यू है, यानी 0.005 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन विच, ठीक है। तो हम लोगों को ये पूछा गया AQI, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो क्या होता है। AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स होता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने देखा होगा अक्सर जारी होता है कि यहाँ का इंडेक्स इतना हो गया, इतना इंडेक्स हो गया, तो ये बताता है कि एयर क्वालिटी कैसी है। कहीं पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एयर क्वालिटी घट जाती है, मतलब बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अगर कहीं पे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पूछा गया कि AQI जो होता है रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखो आप ये फोटो देखो, इसमें ये बताया गया, देखो फेस आइकन से आप समझ सकते हो कि यहाँ पॉल्यूशन, ये बच्चा थोड़ा सा हंसमुख लग रहा है यानी पॉल्यूशन ठीक ठाक है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे भी ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मास्क लगाना शुरू हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉल्यूशन गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया, तभी तो लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो
जैसे जैसे नंबर देखो 0 से पहले 50 था, फिर नेक्स्ट बढ़ता गया और एट लास्ट 500 पे बढ़ गया। तो आप यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना कि AQI से इस बार क्वेश्चन आया तो अगली बार निश्चित तौर पे आएगा। तो इसमें आप ये 2-3 चीज याद रखना। पहली बात कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ परसेंटेज लिखो तो परसेंटेज का कोई यहाँ लेना देना नहीं होता, तो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन कहाँ से कहाँ तक के नंबर हम लोग देखते हैं। तो 0 से लेके 500 तक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 500 है। तो और 50-50 के डिफरेंस हम लोग लेके चलते हैं, 0 से 50, 50 से 100 और 100 से 150, 150 से 200, मतलब 50-50 के डिफरेंस में है। यानी कि यहाँ पे आप ले सकते हो कि जो डिफरेंस होगा हम लोग के इंडेक्स में वो 50-50 का लेके चलेंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आपको इसमें बताना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया ना नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर से आंसर आपका मिल जाएगा। ये रिसर्च से क्वेश्चन है, और कौन से रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन रिसर्च। तो समझ लेते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च होती है वो होती क्या है, फिर आंसर अपने आप मिल जाएगा अगर आपको ये पता चलेगा कि ये होती क्या है। तो इसमें ये होता है जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च करते 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 आप उस रिजल्ट में पहुंच गए, जो आप नहीं चाहते थे वो रिजल्ट निकल आया, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे कि उसमें दखलंदाजी देके आप अपने रिजल्ट को चेंज करोगे। सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो नेचुरल सेटिंग में करोगे। नेचुरल सेटिंग का मतलब हो गया कि आप कोई इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे, कोई भी मैनिपुलेट नहीं करोगे। सिंपल रिकॉर्ड्स आपके जो आ रहे हैं आप उनको सीधे ऑब्जर्व करो और नोट करो। सीधे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से सीधे समझो कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीजों को, ठीक है, आपको सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है, उसको नोट करना है। आप कोई भी एक्सट्रेनियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ना ही कोई अपनी चीजों को चेंज करोगे। आप अगर आपको कोई चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च में ये चीज नहीं आनी चाहिए थी रिजल्ट में, तो आप सोचो उसको मैं एलिमिनेट कर दूं, उसको हटा दूं, तो वो गलत है, तो वो ऑब्जर्वेशन रिसर्च नहीं होगी। तो ऑब्जर्वेशन रिसर्च क्या होता है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। In observation research, the variables are actively manipulated and the environment is as controlled as possible. तो इसमें लिखा गया कि हम लोग एक्टिवली मैनिपुलेट करते हैं, नहीं करते। मैंने बोला ना कि एक्टिवली मैनिपुलेट नहीं करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करना, जबकि हम इसमें चेंज नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट है ऑब्जर्वेशन रिसर्च अलाउज यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सट्रेनियस फैक्टर। तो अभी हमने आपको बताया कि एक्सट्रेनियस फैक्टर को आप एलिमिनेट नहीं करोगे, जो रिजल्ट आ रहा है आप सिंपली उसको नोट करोगे। तो यहाँ पे हमारे बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कौन सा, हाँ, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला और लोएस्ट लेवल होता है आपका मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड होता है, ये यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, और थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव। ओके, तो देखो मेमोरी लेवल हमने बताया सबसे लोएस्ट लेवल होता है, ये लोअर लेवल होता है, फिर इससे अपर ये मोस्ट अपर होता है रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल क्या होता है, जब बच्चे अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है तो मेमोरी लेवल से ही स्टार्ट करता है, मतलब उसको यहाँ पे रूट मेमोराइजेशन करवाया जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को ABCD जब सिखाते हैं तो क्या उसको मतलब पता होता है कि A फॉर एप्पल, A फॉर B फॉर बॉल, तो सीधा रट लेते हैं, हम लोग रटवाते हैं चीज़ों को। फिर यही उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होती है सेकेंड स्टेज पे जाके, तो वो शब्दों को क्रिएट करने लगता है अपने हिसाब से, उसकी जो थोड़ी सी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होने लगती है, थोड़ा समझने लगता है, इंट्रैक्शन करने लगता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में आके बच्चा अपने न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव चीजें करने लगता है, मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में करने लगता है।
तो उसमें देखो क्या बोला गया कि टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि हमारा 2 नंबर involves encourage student to think critically and reflect on their learning experience। नहीं, critically reflect अपने learning experience करता है तो वो reflective level में करता है, ना कि understanding level में करता है। यहाँ पे तो बच्चा सिर्फ चीजों को समझना स्टार्ट करता है, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट नहीं करता है। फिर टीचिंग एट द मेमोरी, अच्छा एक चीज और इसमें मैं बताना भूल गई कि जो मेमोरी लेवल था वो हमारे हर्बर्ट ने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था जो मनोवैज्ञानिक है। अंडरस्टैंडिंग आपका मॉरिसन ने दिया था, इसको याद रखना। और रिफ्लेक्टिव जो था हमारे हंट ने दिया था, ये आ सकता है पेपर में। तो मेमोरी लेवल इन्वॉल्व्स रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, रोट मेमोराइजेशन तो करता है और इनकरेज भी नहीं करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, तो हमारा फर्स्ट तो रॉन्ग है पर सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी यूनिट है ना उससे क्वेश्चन है। तो उसमें बोला गया ऑल पिग्स आर शीप, इसमें वेन डायग्राम बनेगा जैसे ऑल पिग, पिग को मैंने पी से डिनोट करा, ऑल पिग्स आर शीप एंड ऑल शीप्स आर गॉट, यही डायग्राम बनेगा। फिर उन्होंने, ये है P1 मतलब प्रीमाइसिस 1 एंड प्रीमाइसिस 2 और ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। तो इसे बोला गया कंक्लूजन, इन्होंने 2 प्रीमाइसिस के थ्रू ये रिजल्ट निकाला कि ऑल पिग्स आर गॉट, यानी ऑल पिग्स आर गॉट। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हम अंदर से बाहर जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, पर अंदर से बाहर से अंदर जाएंगे तो ऑल में वो गलत होगा। सम के केस में बाहर से अंदर जाएंगे तो सही होगा, लेकिन अंदर से बाहर आने में ऑल का भी केस सही होगा और सम का भी। जब सारी चीजें हमारे ट्रू है तो कुछ तो उसमें तो होगी ना। तो इसमें अब इसके बेस पे यानी कंक्लूजन तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ऑप्शन कैसे है। A valid argument because if the premises were true and conclusion would have been true, would have been true। देखो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। प्रीमाइसेस ट्रू तो कंक्लूजन भी ट्रू, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रूफ के तौर पे भी देखा कि आपकी प्रीमाइसेस अगर ट्रू मान के चल रहे हो तो आपका कंक्लूजन भी सही निकला। तो सेकंड ये सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है। देखो इसमें ऑप्शन में भी ए अकेला ही दे रखा है, ए सही है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया ना हमारा। तो ये तीनों चेक करने की नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एंड इनवैलिड आर्गुमेंट बिकॉज द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस। देखो इनवैलिड तो नहीं है हमारा, हमारा तो वैलिड हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। द कंक्लूजन प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली नहीं, हमारा बिल्कुल डेफिनेटली सही आंसर है। इट इज वीक आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लॉजिकल रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े से अटपटे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें टर्मिनोलॉजी है कुछ तो उनको समझना पड़ेगा। इसमें बोला गया फायर इज कोल्ड, बस बेसिकली तो होती नहीं है फायर कोल्ड, लेकिन इसमें बोला है कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। मतलब अगर आपने बोला कि आपकी जो फायर है वो कोल्ड है, क्यों कोल्ड है, क्यों कोल्ड है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो फायर है वो आपका सब्सटेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज जो सब्सटेंस है तो क्या वो ठंडी ही होगी। इन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लग गया ना। तो ये क्या कर रहा है, आपको बाधित कर रहा है, बाधितता सही हो जाएगा। विरुद्ध ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है यहाँ पे कोई चीज, इन्होंने एक सिचुएशन लगा दी यहाँ पे कि अगर फायर ठंडी है, क्यों ठंडी है, क्योंकि वो सब्सटेंस है। अगर मतलब इसको एक चीज से रिलेट कर रहा है ना वो, तो ये चीज हमारे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, when studied on a given topic lead to similar conclusion, the measurements show। देखो सर ये बोला गया, अगर आपकी जो पहले वैलिडिटी समझ लेते हैं क्या होता है। वैलिडिटी, अगर आप किसी टेस्ट को वैलिड बोल रहे हो तो किस तरीके से बोलोगे। वैलिडिटी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि अगर आपका जो टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है और उसी चीज को मेजर कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट आपका वैलिड है। ठीक है, मतलब जिस टेस्ट को आपने मेजर करने के लिए टूल बनाया वो उसी को ही मेजर कर रहा है। ऐसा नहीं है आप किसी और चीज, कोई आपने चीज ली और किसी और चीज को वो कंक्लूड कर रहा है, तो वो आपका टेस्ट वैलिड नहीं होगा।
वैलिडिटी के काफी टाइप्स होते हैं, उनको किसी दिन और समझेंगे। फिलहाल आज हम लोग इन्हीं को समझ लेते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये होता है कि आप जो वैलिडिटी रेफर करता है कि आपने जो चीज मेजर करा, आपने जो मेथड यूज करा, क्या वो सेम रिजल्ट दे रहा है अलग अलग चीजों में। ठीक है, इसमें मतलब ये हमारा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अगर आपने कोई वैलिड बनाए, कोई वैलिडिटी चेक करनी है, तो आप कन्वर्जेंट कहाँ लगाओगे? कन्वर्जेंट वहां लगाओगे जहां आपके अलग अलग टेस्ट में वो सिमिलर रिजल्ट दे रहा है, तो वहां पे हम लोग कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोल देंगे। और क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है कि जो मेजर करता है, कोरिलेट करता है विद स्पेसिफिक आउटकम्स को, स्पेसिफिक आउटकम्स को इवैल्यूएट करता है, प्रिडिक्ट करता है। कौन? क्राइटेरियन वैलिडिटी। और डाइवर्जेंट जिसका अपोजिट होता है कि सिमिलर रिजल्ट नहीं देता है, अलग अलग कंक्लूजन निकालता है, एक ही चीज के अलग अलग कंक्लूजन निकालता है। और कंसेप्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंसेप्ट वैलिडिटी होता है जो आप ओवरऑल एक्सटेंड टू विच आर मेजर टू टेस्ट एक्यूरेटली मेजर, मतलब आप जो चीज एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो उसी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो कंसेप्ट वैलिडिटी हो जाएगा। तो इसका बेसिकली आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसका मतलब होता है कि आपने जो कंक्लूजन निकाला वो अदर चीजों में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले अगर कोई सीरीज सामने आती है तो हम लोग सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें लगाते हैं। तो हम भी करके देखते हैं। जैसे 11 के बाद 13 आया यानी कि +2 हो रहा है, और 13 के बाद 17 यानी +4, 17 के बाद 19 यानी +2, 19 के बाद 23 यानी कि यहाँ पे तो +4 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ +2 होना चाहिए था, और फिर +4 होना चाहिए था, और फिर +2 होना चाहिए था। पर 31 में जब 2 जोड़ोगे तो 33 आना चाहिए था, पर यहाँ 37 आ रहा है। इसका मतलब जो हम माइंड लगा रहे हैं वो गलत जगह लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ और ही लॉजिक लगेगा। देखो 11, 30, 17, 19, 23 इन नंबर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जो सिर्फ जिनके दो ही फैक्टर होंगे, तो 1 और एक इटसेल्फ। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, जिसके दो ही फैक्टर है, तो 1 और 2, उसके बाद 3 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हमारे, देखो 11, 13 कॉन्सिक्यूटिव में लगे हैं सारे प्राइम नंबर। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा हमारा? ऑप्शन देख लो 29, फॉर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Among the following skill which are considered as soft skill, सॉफ्ट स्किल और एक होती है हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जहाँ पे हम लोग अपने इमोशन इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इमोशनली ज़्यादा बिहेव करते हैं, ज़्यादा अमेबल होते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लोगों की इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और वही चीज़ हार्ड स्किल में, वहाँ पे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, यानी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे सॉफ्ट स्किल जो होती है डिसीजन मेकिंग, सॉफ्ट स्किल में हम लोग डिसीजन मेकिंग इमोशनली भी लेते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग हो सकता है हमारा सॉफ्ट स्किल। और मार्केटिंग तो पूरा तौर पे हमारा माइंड से ही होता है, यानी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से ही होता है, तो ये हार्ड स्किल हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सॉरी, तो बी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। फिर कम्युनिकेशन में तो करते ही सॉफ्ट स्किल के, किसी से लड़ लड़के या दिमागी तौर पे ही हमेशा थोड़ी ना बातें करते हैं हम लोग, इमोशनली टच होके भी तो बातें करते हैं। फिर डी ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब अपने जो कन्फ्लिक्ट है उनको दूर करते हैं, सॉफ्ट स्किल से ही दूर हो सकती है, तो सही बात है। लीडरशिप में भी हम सॉफ्ट स्किल यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा A C D E। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, इसे पूछा गया लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बहुत इजी हो गया ये तो, सबसे लोअर मेमोरी था, फिर अंडरस्टैंडिंग था, फिर रिफ्लेक्टिव था। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर बोला है तो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा, जो कि फ्रंट में नहीं आता।
In a certain coding language, Paint is coded this number and Excel is this number. तो हमें बताना है कि Excel का क्या कोड होगा। देखो इसमें क्या करना है, देखो P जो होता है, वैसे तो कोई इसकी नंबरिंग नहीं करी गई क्योंकि T का 20 होता है, यहाँ से दूर दूर तक उसको कोई लिंक देना नहीं है, तो हम लोग मैच करेंगे, लेटर मैच कैसे करेंगे, जैसे हमसे A पूछा है तो इन दोनों में, इन दोनों वर्ड्स में कहाँ A है, तो इस वाले में है, वो भी सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कौन है, 3 है, यानी A का जो कोड है वो 3 हो जाएगा, A का कोड 3 हो जाएगा। C का कोड, C कहाँ है, ये रहा थर्ड नंबर पे यानी कि 2, तो ये रहा 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। फिर E बोला गया है, E कहाँ है, ये यानी फर्स्ट नंबर पे यानी 7, और P जो है, P फर्स्ट पे ही मिल गया पेंट में यानी 9, तो 9 हो जाएगा, और T कहाँ है, ये रहा, और उसका 6 कोड है, तो ये रहेगा 6 यानी 7 9 6 लास्ट 7 9 6 3 2 6 7 यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। The digital technology is enable increase in media consumption. Okay, analog media are superior in quality but do not have popular demand. नहीं होती है पॉपुलर डिमांड। एनालॉग मीडिया क्या होती है, जो हम लोग टेलीविजन, रेडियो और ये सब चीज़ों को मतलब जो हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चीज़ों को टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं, वो एनालॉग मीडिया ही तो है, और वो सुपीरियर भी है क्वालिटी में और पॉपुलर डिमांड में भी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी has never increased in media consumption. डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज enabled increase in media consumption। हाँ सही है, तो फर्स्ट सही है पर सेकंड हमारा सही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। द वैदिक एज both men and women had access to education। सेकंड है वुड डिस्पैच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, वुड डिस्पैच का नेट के एग्जाम के तौर पे फर्स्ट पेपर में तो बेसिकली बहुत आता ही है वुड डिस्पैच, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। इन द वैदिक एज में बोथ मैन एंड वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन। हाँ बिल्कुल सही है, वैदिक एज में मैन और वुमेन दोनों को ही एक्सेस करने का राइट था एजुकेशन को, लेकिन पर आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई थी, पर वैदिक एज में ये सारी चीज़ें थी, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया गुड डिस्पैच 1854 में जो कि आया था, रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कार्डियल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन। बिल्कुल सही है, जो गुड डिस्पैच आया था वो आया था 1854 में, और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे हमारे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने क्या किया था, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें करी थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो भी ऑफिशियली इन्होंने फीमेल एजुकेशन को बहुत प्रमोट करा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा, और उस टाइम पे जो गवर्नर थे मैं बता चुकी हूँ 1854 में लॉर्ड डलहौजी थे, और इन्होंने फीमेल की एजुकेशन को बहुत बढ़ाया और इनकी लिटरेसी रेट भी बढ़नी शुरू हो गई थी फीमेल की इनके टाइम पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, a sum of money doubles in 14 years, in how many years would it triple if the rate of interest considered as simple interest। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे से बोला गया कि सम जो कोई मनी है वो डबल हो रही है 14 ईयर में, जैसे मान के चलते प्रिंसिपल हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 1 मान लिया, 1 रुपये मान के चलते हैं कि हमारा प्रिंसिपल है और वो डबल हो गया, इसका मतलब अमाउंट हमारा 2 हो जाएगा, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही, अगर हमें प्रिंसिपल पता अमाउंट पता तो ऐसा ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ऐसा ही निकल आएगा, तो ऐसा ही निकल आया 1। फिर यहाँ अगर हमारा ऐसा ही निकला है तो रेट निकालने में क्या दिक्कत है, तो रेट निकल आएगी हमारी एस आई अपॉन टी इंटू टी इंटू 100, 50 अपॉन 7 रफली निकाल लेते हैं। तो फिर इसके बाद बोला हाउ मैनी ईयर्स ट्रिपल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ट्रिपल हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या हो, नहीं ट्रिपल हो जाए हमारा प्रिंसिपल, तो जैसे मान लो पी हमारा 1 है तो अमाउंट हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा ऐसा ही अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें क्या पूछा गया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो पूछा है, ईयर्स पूछा है इसमें, ईयर्स सॉरी, तो ईयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, ऐसा ही दो हो गया था। पी हमारा कितना है, पी हमने यहाँ पे 1 कंसीडर करा था ना, 1 यहाँ पुट कर देंगे, आर हमने अभी निकाला 50/7 और टी हमें निकालना है और अपॉन में 100 तो है, तो ये काट दो, 50 टू द 100, 7 टू द 40 और 14 टू द 28, यानी 28 हमारा आंसर हो जाएगा। NEP 2020 से क्वेश्चन है, which of the following are the recommendation of the NEP 2020 for improving the quality of higher education in India। इस बार जो NEP 2020 आया, इससे लगातार जून वाले में भी भर के क्वेश्चन पूछे गए और दिसंबर वाले में भी पूछे जाएंगे, और जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं जिनका पेपर 2 एजुकेशन है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में भी NEP 2020 से इंक्लूसिव एजुकेशन या हायर एजुकेशन में रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें बोला गया कि इनमें से कौन से रिकमेंडेशन की गई थी NEP 2020 में। तो पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF। ये किसके लिए था, ये फंडिंग के लिए था, हायर एजुकेशन में रिसर्च सेक्टर में फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे NRF की स्थापना की थी। सेकंड है एक्रेडिशन टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाँ एक्रेडिशन के लिए भी किया गया था। सी ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फ्रेमवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखना, NHEQF, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसको भी स्टैब्लिश करा गया था हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रिकमेंडेशन NEP 2020 में की गई थी। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। If we don't stop for gas soon, then we will run out of gas. If we run out of gas, then we will be late for the wedding. Therefore, if we don't stop for gas soon, we will be late for wedding. मतलब एक चीज को बताने के लिए पहले अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो मतलब एक चेन में बांध के चीजों को कोलरेट करने की कोशिश की जा रही है, और ये डिटेक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा चेन आर्गुमेंट, वो चीजों को जोड़ जोड़ के कंक्लूजन निकाल रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो जाएगा, तो चेन आर्गुमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड, पर इसमें देखते हैं आप, प्रोवाइडिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर टू एन इंश्योरेंस एजेंट बाय द व्हीकल सर्विसिंग सेंटर इज एन इश्यू रिलेटेड टू प्राइवेसी ऑफ कंप्यूटर ऑफ कस्टमर। तो सही है ये। फिर बी हमें बोला गया कि प्रोवाइड करेंगे आप कॉपी को किस चीज की, सिंगल यूजर लाइसेंस को, ताकि कोई और चीज को यूज ना कर पाए, अनदर पार्टीज को रिलेट ना कर पाए, तो ये बिल्कुल सही है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन कंप्यूटर बोथ इलीगल और इलीगल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो किसी के कंप्यूटर को तो इलीगल भी है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन को सही बात बोल रहा है ना। फिर डी में द राइट ऑफ यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट होता है आप किसी चीज का जब गलत यूज करो, राइट रॉन्ग यूज ना करके आप चीजों का रॉन्ग यूज करो तो वो कॉपीराइट बन जाता है। किसी का डाटा आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तो वो कॉपीराइट हो जाएगा। तो इसमें हमें 3 तो ऑप्शन सही हो गए थे, तो ए बी सी सही है, डी नहीं है। Which of the following is incorrect in the light of the effects of expansion of higher education from the mid 1850? 1850 में जो आपको बताना है कि क्या क्या हायर एजुकेशन के लिए हुआ, उसके बारे में गलत बताना है कि क्या क्या गलत प्रभाव पड़े। कर्जन्स यूनिवर्सिटी रिफॉर्म वर हाई पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन। हाँ, जो कर्जन आए थे जैसे कि लॉर्ड डलहौजी का मैंने आपको बताया कि वो आए थे 1854 के टाइम पे, और उन्होंने हायर एजुकेशन में भी काफ़ी काम किया था, मतलब वुमेन और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करा था। तो वो आए थे कब, लॉर्ड डलहौजी जो आए थे वो आए थे 1854 में, और जो कर्जन थे वो आए थे 1904 में। तो 1904 में जो कर्जन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था हायर एजुकेशन में, काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज करी थी, जैसे कि उन्होंने एटीट्यूड ही बदल दिया था हायर एजुकेशन को लेकर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ही बोला गया ना कि उन्होंने ऑफिशियल
हेड ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये सही हो जाएगा। फिर सेकंड में इन्होंने बोला कि अटेम्प्ट्स वर part of the wider program of reforming Indian society and purging out of evil such as सती प्रथा। देखो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाए थे, समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उस टाइम, सती प्रथा हो गया, विडो को जला देना हो गया, या फिर उनके लिए बुरा व्यवहार करना हो गया, ये सारी चीज़ें जो समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी रोकने की कोशिश करी थी। और थर्ड है, तो ये भी सही है ना, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे थे। और 2 university in Calcutta and Madras were established in 1857. 1857 college become integral part of higher education। दो ये जो चीज़ है ये कर्जन के टाइम पे नहीं हुई थी, ये कर्जन के टाइम पे नहीं हुई थी, ये किसके टाइम पे हुई थी, जब 1857 की बात करी जा रही है तो कहीं नहीं, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ होगा। पर ये जो कलकत्ता और मद्रास है यहाँ पे नहीं खोली गई थी, तो कहाँ पे खोली गई थी, ये खोली गई थी कलकत्ता, जो कि आजकल हम लोग कलकत्ता बोलते हैं, और बॉम्बे, ठीक है। तो मद्रास नहीं है, यहाँ बॉम्बे है, तो बॉम्बे में उन्होंने स्टैब्लिश करी थी यूनिवर्सिटी को। तो सी तो गलत हो गया, और गलत ही छाटना था, एक तो सी ऑप्शन गलत हो गया। और कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ डी में तो रह गया। ओनली दोज स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू कॉलेजेस हु हैड पास द एंट्रेंस, नहीं एंट्रेंस एग्जाम का इतना वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था, 80s के टाइम पे। हाँ उस टाइम जो था कास्टिज्म बहुत होता था, ये जो ब्राह्मण होंगे या फिर जो बहुत ऊंची कास्ट के लोग होंगे उनको उस बेस पे एडमिशन कॉलेज में मिल जाया करता था, और नीचे जो कास्ट के थे उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था। तो वो सब चीज़ें थी, पर एंट्रेंस टेस्ट जैसा कुछ नहीं होता था कि कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो। तो हमारा सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन थे, हमें गलत ही सिलेक्ट करने थे। यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यूजीसी ही नेट हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, और वही क्वेश्चन अपने बारे में पूछे तो क्या। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसकी क्या रिकमेंडेशन, उसने क्या रिकमेंडेड करा था, तो उसने हायर एजुकेशन कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या प्लानिंग कमीशन, ये दोनों तो नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी इसको उन्होंने एस्टैब्लिश और रिकमेंडेड करा था। सबसे पहले यूजीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ये यूजीसी आया कहाँ से। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस डे हमारा जो 1948 में सबसे पहला हमारा जो आयोग आया था, राधा कृष्णन कमीशन करके आया था, राधा कृष्णन, उन्होंने सबसे पहले ये हायर एजुकेशन के लिए एक कमीशन लेके आए थे, और वो 1948 में चला था, जिसको उन्होंने चलाया था। इसमें उन्होंने हायर एजुकेशन को लेके काफ़ी सारी चीज़ों को बताया था कि कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब यूजीसी की बात करें तो यूजीसी जो हमारा उस टाइम पे जिसने करा था, वो उस टाइम पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये पूछा जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और इन्होंने जब इसको जो इस्टेब्लिश करा था वो करा था 18 दिसंबर 1853 पर। ऑफिशियली जो हमारा जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी यूजीसी, वो बनी थी, ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी वो बनी थी नवंबर 1956। इसका ईयर याद रखना और इसकी डेट और ईयर दोनों याद रखना कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था और कब स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। तो यूजीसी जो था इसे स्टैब्लिश करा था एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को, और इसका जो जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 28 दिसंबर 1853 को उन्होंने स्थापित करा था, और स्टैट्यूटरी बॉडी बना था नवंबर 1856। ये मैथ का क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 22040 is divided among three friends x, y, z. The friends z is to be given 2/3 of what y has to be given, and y has to be given 1/4 of that of x. How much money will y receive? देखो जैसे इसमें तीन लोगों की बात की गई, हम मान लेते हैं जो x, y, z के पास x पैसा है, y के पास y और z के पास z पैसा है। तो जो
इसमें बोला गया ना कि जेड जो होता है वो 2/3 बाई का दे देता है। तो जो जेड होता है तो जेड 2/3 किसका, बाई का, और जो बाई होता है वो 1/4 किसका, इसका, यहाँ लिखा ना डेट ऑफ एक्स, एक्स का। ठीक है, तो ये मतलब ये रेशो मान के चल रहे हैं अभी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे z इक्वल्स टू क्या आया था 2/3 और बाई आया था, और बाई की जो वैल्यू थी वो आई है 1/4 इंटू एक्स। तो जो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं z वाले में, तो हमारा आ जाएगा z इक्वल्स टू 2/3 इंटू वाई की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, तो हम ये इसलिए कर रहे हैं कि सारी जो z की वैल्यू भी x में है, x की वैल्यू तो है ही, और y की वैल्यू भी x में है, तो इन सबको जोड़ देंगे एक ही टर्म में। तो x बाई z इन तीनों को मिला के इनके पास पैसा कितना था 2040 था, और x की जो वैल्यू थी वो x ही मानी है हमने, और जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी, ये लिखी है, y की वैल्यू थी x/4, और जो z की वैल्यू है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x/6 हो जाएगी 2040। इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 12x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 2040। 17x/12 इक्वल्स टू 240। तो x इक्वल्स टू 360 कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। In water treatment, aeration is the process of which एरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज तो रहती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो उसमें हम रिमूव करते हैं एक्सेसेस एंड ऑब्जेक्शनेबल गैसेस का, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Concentration of formaldehyde in indoor environment can be 1000 times higher than the outdoor environment. देखो पहले तो ये समझ लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कि एक VOC क्या होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं बहुत बुरी तरीके से, वो सारे इफेक्ट कंपाउंड आते हैं VOC में। तो इसे वही बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कुछ तरीके से VOC इन इंडोर एनवायरनमेंट कैन बी 1000 टाइम हायर देन आउटडोर एनवायरनमेंट। ये सही है ना, अगर आप घर में हो, अंदर हो, तो आपका एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा, और जबकि बाहर आप जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस से भी हम सही कर सकते हैं इसको। फिर बोला गया फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन कार्सिनोजन। कार्सिनो, देखो ये जो मैंने आपको फिगर बनाया ये हमेशा पूरा माइंड में फिट कर लेना। तो हैजार्डस पर है कैसे, देखो जैसे ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको बोला जाता है ना कि उनके लंग्स खराब हो रहे हैं और उनको कैंसर होने का डर है। तो कार्सिनोजन का मतलब यही होता है कि जो आपको कैंसर वाले पदार्थ आपके शरीर में जा रहे हैं और आपको कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी तो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना, तो ये वही चीज बोल रहा है कि ये जो फैक्टर होते हैं वो कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो हाँ ये सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप्स। माइंड मैप से बहुत क्वेश्चन आया था, इसका हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो माइंड मैप होता है वो होता क्या है कि आपके जो आइडिया, कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन होता है उनको ऑर्गेनाइज करता है एक हायरार्की वे में, मतलब इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को ट्रेस करता है कि आप अपना माइंड मैप बना लेते हो। चीज़ों जैसे फ्लो चार्ट आप ले लो, फ्लो चार्ट्स ले लो, आपकी बहुत बड़ी नोट में कोई आपने टॉपिक लिखा उसको, लेकिन अगर आप उसको फ्लो चार्ट में या कोई ट्राइंगल में या कोई सर्किल में आप माइंड मैप कर लेते हो, चीज़ों को ग्राफ कर लेते हो, बांट लेते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक सेफ रहती हैं। तो वही चीज़ बोला गया कि ऐसा ऑनलाइन टूल क्या है जो आप क्रिएट कर सकते हो, अपने माइंड मैप को शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए कौन से ऐप होंगे, तो उसके लिए जो ऐप हैं वो हैं आपके, एक तो गूगल है,
माइंडमिस्टर है और मीडू है। तो ये तीन आपके एप्स हैं जो माइंड मैप के लिए यूज किए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ मास मीडिया आर टू। मास मीडिया का मतलब क्या होता है कि आप एक ही समय पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप टेलीविजन को भी ले लो, टेलीविजन में मोदी जो कोई भाषण देते हैं तो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास वो न्यूज़ पहुंच जाती है। तो वो क्या कर रहे हैं, मास मीडिया का यूज करके चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको। तो मास मीडिया यही होता है कि अवेयर कराना मास अमाउंट में एक साथ। तो इसमें बोला गया फर्स्ट में कि इसका फंक्शन क्या है, ये स्टैटिक करना है, स्टैटिक मतलब इसको रोक देना है सोसाइटी को, नहीं इन्फॉर्म करना हाँ, एजुकेट करना हाँ, परसुएट करना हाँ, एंटरटेनमेंट करना हाँ, यानी कि BCDE सही हो जाएगा मास मीडिया के फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज हजार्डस सब्सटेंसेस। हैजार्डस सब्सटेंसेस कौन से हैं हमारे इन 5 में? एक्टिवेटेड सब्सटेंसेस, इग्निटेबल्स यानी जो जल्दी जल जाते हैं तो हाँ ये हैजार्डस हो जाएंगे। कॉर्सिव सब्सटेंसेस हाँ जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, रिएक्टिव और टॉक्सिक। तो ये 4 तो हमारे हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के ये हमारे हैजार्डस सब्सटेंसेस हो जाएंगे। When the researcher sets affect the behavior of a participant in a study, it refers to, मतलब कोई रिसर्च होता है, अभी स्टडी कर रहा है किसी चीज़ को लेके, लेकिन वो जेंडर को लेके या फिर सेक्स को लेके उसको अपनी स्टडी को इफेक्ट कर रहा है, तो वो किस इफेक्ट को शो करेगा? तो साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल या बायोसोशल या एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल का तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका इफेक्ट होगा बायोसोशल से, जो कि उसके बायोलॉजिकल फिगर को देख के वो उस चीज को जज कर रहा है अपनी स्टडी में। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इन हेतवाभास के, तो उससे आपको रिलेट करना है क्या होंगे। जैसे इसमें बोला गया कि आश्रय सिद्धा और व्यवप्राय सिद्धा, सबरित सिद्धा, असाधारण सविचारा। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी हेतवाभास का कौन सा उदाहरण है। जैसे आश्रय सिद्धा, आश्रय सिद्धा ये हो जाएगा कि स्काई लोटस फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ फ्लैग। मतलब कोई आप कंक्लूजन पे तो नहीं निकल पा रहे हो ना इससे, तो एक का तो 2 हो जाएगा। फिर स्वरूप सिद्धा, इसको बाद में देखते होंगे, ये टर्म बहुत अजीब टाइप का है। स्वरूप सविर्प सिद्धा, स्वरूप सिद्धा का मतलब हो जाएगा साउंड इज क्वालिटी बट बिकॉज इट इज विजिबल। और असाधारण सविचारा का मतलब हो जाएगा साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, सविचारा का। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो क्या लगाएंगे। What is the limit of water availability of a region to be classified as water stress region? अगर जहाँ पे वाटर कमी है, स्ट्रेस है, तो वहाँ पे कितनी क्वालिटी में या कितनी क्वांटिटी में आपको वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी। तो ये होगी लेस देन 700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। एक साल में एक व्यक्ति को 1700 मीटर क्यूब के अराउंड आपको, उससे भी कम आपको वाटर मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। Computers have evolved from the early mainframe computers to the relatively small smart devices from with high computing power being used today। मतलब ये बोला गया कि पहले जो हाई पावर की चीज़ें यूज होती थी, हम बहुत छोटी स्मार्ट डिवाइस में हम उसको यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन कंट्रीब्यूशन रिड्यूस द फिजिकल साइज ऑफ चिप। जैसे आप अगर पहले के कंप्यूटर्स का साइज देखें तो इतने बड़े होते थे, उनको एक रूम चाहिए रहता था एक कंप्यूटर को रखने के लिए। लेकिन अभी क्या होता है कि हम एक मोबाइल अपने आप में एक लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर से कम नहीं है, तो उसको हम हाथ में लिए घूमते हैं। तो इसमें जो हम लोग चिप यूज करते हैं उसका साइज बहुत रिड्यूस हो गया है। तो वो किस कारण से हो गया? ऑफकोर्स इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण हुआ है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। और जो इसमें थोड़े से की पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखना। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, 5 जनरेशन थी ना कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब यूज्ड टेक्नोलॉजी है वो। और जो सेकंड है उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज करा था।
ये भी पूछ सकते हैं ना हम एक बार में कि आपने जो इंटीग्रेट सर्किट यूज करा, ठीक है कर लिया कुछ साइज छोटा करने के लिए, तो वो कौन सी जनरेशन में आया था, तो वो आया था हमारे आईसी यानी थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ में क्या आया था हमारा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और फिफ्थ में आया था ULSI, इनको याद रखना, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट इवॉल्व। देखो पहले आया था हमारा नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो। ये क्या है, नॉमिनल में सिर्फ हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनल में रैंकिंग दे देते हैं, इंटरवल में उसका डिफरेंस देखते हैं, और रेशियो में ट्रू जीरो पॉइंट भी आ जाता है। यानी इन जैसे आप इस वाले में आए तो इसके गुण तो इसमें होंगे, साथ में कैटेगरी वाले कैटेगरी के भी होंगे प्लस रैंकिंग के भी होंगे। इसमें आओगे तो इन दोनों के गुण भी रहेंगे, और इसमें आर रेशियो में आओगे तो सभी के रहेंगे। तो इसमें पहली बार सिंपल से आपको मोस्ट में जाना है, यानी पहले आपका क्या होगा नॉमिनल यानी बी, फिर ऑर्डिनल यानी कि ए, फिर इंटरवल डी सी, बी ए डी सी। देखो इसमें क्या बोला गया कि जो आपका नॉमिनल है, नॉमिनल में सिर्फ आप क्या करोगे कैटेगरी वाइज आप स्केल होता है विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर तो इसमें आ जाता है ऑर्डिनल में, तो उसमें सिर्फ आप कैटेगरी डिवाइड करोगे, जैसे कि किसी की जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, जैसे जेंडर में मेल फीमेल हो जाएगा, मैरिटल में सिंगल हो जाएगा, या फिर डिवोर्सी हो जाएगा या मैरिड हो जाएगा, तो आप कैटेगरी उसकी डिवाइड कर पा रहे हो और कुछ नहीं बता पा रहे हो, उसका होम टाउन कहाँ है, विलेज में है या उसका सिटी में है या फिर कहाँ, तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी डिवाइड कर पा रहे हो। ऑर्डिनल में क्या होगा कि आप उसको क्या कर पाओगे, रैंकिंग दे पाओगे, उसकी रैंकिंग सबसे की पॉइंट उसका क्या रैंकिंग दे पाओगे कि, लेकिन इसका इंटरवल नहीं रहता है। जैसे आपसे बोला, जैसे एग्जाम्पल में बोला जाएगा सर्वे किया आपने, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रेट करो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्वे को लेके, तो आप क्या कर पाओगे, पुअर बोलोगे, एवरेज बोलोगे, गुड बोलोगे, एक्सीलेंट बोलोगे, पर क्या आप नंबर के बेस पे दे रहे हो उसको, नहीं दे रहे हो ना, नंबर तो नहीं है, इंटरवल तो नहीं है कि अगर 10 से 20 अगर आपको अच्छा लगा तो गुड दे दो, 20 से 30 लगा तो आप एवरेज दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंटरवल में क्या होगा, इंटरवल में लैक्स जीरो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो पॉइंट होता है वो रेशियो का पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर स्केल, जैसे कि डिग्री सेल्सियस इतने से इतना, इतने से इतना, लेकिन वह जीरो जीरो नहीं होता है, इसमें जीरो रेशियो नहीं होता है। The present age of father of a boy is twice the age of the boy, यानी फादर और सन की बात हो रही है, जो ट्वाइस होती है, तो अगर सन की एज 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 2, ये प्रेजेंट एज है। आफ्टर 6 ईयर यानी दोनों में ही 6 जुड़ेगा, उनका रेशियो कितना हो गया 11:6, यहाँ पे 2:1 था, तो इसकी अभी हमने प्रेजेंट एज निकाल ली है कितनी है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 6 2 12 -11 रेशियो, फिर 6 6 36 और 11 6 66, 66 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा 1:30। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया था, बेसिकली हमसे पूछा गया था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, बॉय यानी सन है ना, तो सन की क्या होगी 30, तो 30 आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो भी तो 1 है ये, अगर यहाँ 2 होता, मान के चलो यहाँ 2 होता तो 30 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देते 60 आ जाता। ब्राउजर, HTTP, URL, इन सब के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो ब्राउजर क्या होता है, हर किसी को पता रहता ब्राउजर क्या होता है, हर कोई यूज करता ब्राउजर के बारे में, तो ब्राउजर क्या होता है हमारे, जो हम लोग मोज़िला हो गया और आपके जो मोज़िला वगैरह यूज करते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं, क्रोम वगैरह।
तो ये सॉफ्टवेयर हो गया अलाउज यूजर टू वेब पेज देखने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं ब्राउजर का। तो ए का तो थर्ड हो गया, ए का थर्ड इन दोनों में है, इन दोनों में है। फिर बी का HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब सिक्योर होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है यहाँ पे। तो HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो बी का 1 हो जाएगा, प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डाटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट पे आप जो वेब पेज चला रहे हो ना, उसका प्रोटोकॉल होता है, डाटा को भेजो और उसको रिसीव करो। URL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सब लोग नोट कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, लोकेटर यानी कोई एड्रेस बताने की बात हो रही है, तो ये होता है टेक्स्ट बेस होता है वर्जन जो कि वेब एड्रेस आपको बताता है। यानी सी का 4, सी का 4, बी का 1, ए का 3, ये और डे का 2 कुकीज हो जाएंगी। बहुत से मोबाइल में देखा सब लोग अपने जैसे क्रोम में आप कोई चीज चेक करो, उसमें HTML में जाना तो कुकीज आपको ऑप्शन में दिखता है। टेक्स्ट फाइल होता है जो कंटेन करता है डाटा को, यूजर की जो आपने ब्राउजिंग कर रहे हो उसकी प्रेफरेंसेस को वो कंटेन करके रखता है। तो ये हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया सोप, सोप्स में साबुन वाला सोप नहीं है, ये अलग है। सोप्स, सिटकॉम्स और कॉमिक्स, ये किसका पार्ट है, देखो ये जो आप देख रहे हो यही है सोप्स। जैसे आप डेली बेसिस में टेलीविजन शोज होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सोप्स। और सिटकॉम्स क्या होते हैं, ये रहे सिटकॉम्स जो हंसी मजाक वाले होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होता है, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, आपका FIR हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, जो मतलब कॉमेडी बेस्ड होते हैं वो होते हैं सिटकॉम्स। और कॉमिक्स क्या होते हैं, इससे हम लोग सिर्फ फिगर्स, कोई लिखा नहीं रहता, सिर्फ फिगर्स के थ्रू हम लोगों को एक स्टोरी बताई जाती है कि ऐसा 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 हुआ होगा। ठीक है, तो सब समझ गए। तो ये क्या है, हाई ब्रो कल्चर है, मिडिल ब्रो कल्चर है, रिस्ट्रिक्टिव है या पॉपुलर है। तो पॉपुलर कल्चर है, रिस्ट्रिक्टिव जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलर कल्चर है। ये जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है थोड़े से कॉमिक्स वाले जो आप प्रेजेंट में इंटरटेनमेंट का जो होता है आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, और इसमें क्या होता है कि स्टोरी बेस्ड आपको बताया जाता है। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject that is continuously performing poorly in that subject, which evaluation test will have to conduct it to know the cause of difficulties। तो evaluation कब करते हैं हम लोग, evaluation करते हैं बच्चे की पोजीशन जानने के लिए, तभी तो करते हैं। evaluation के बिना आपको पता ही चल पाया कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 4 तरीके के हमारे पास evaluation लिखे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो प्लेसमेंट evaluation ये होता है, जैसे अगर आपने बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह करते हैं तो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्लेसमेंट जो होता है आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस होके आपको प्लेसमेंट होता है। प्रीवियस नॉलेज पे यानी आपको जो पता है उसी के आधार पे आपको प्लेसमेंट हो जाता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, पहले इसको बाद में समझेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव, इसमें कंफ्यूजन बच्चे बहुत होते हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जैसे आप टीचर ने कोई आपको एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, फिर उसका बोल दिया कि हम इस वीक में आपका टेस्ट ले लेंगे, इस हफ्ते में आपका टेस्ट ले लेंगे। तो जो उसने एक हफ्ते में टेस्ट लिया टीचर ने, तो वो क्या हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। या फिर यूनिट टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया, जो कि आपकी कंटिन्यूसली में चलता रहे। होमवर्क दे दिया तो वो भी इवैल्यूएशन हो गया। पर समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सिर्फ आपको जज कर दिया जाता है कि आप पास हो या फेल हो, सिर्फ एक बार आपको दिया जाएगा। इसमें तो फॉर्मेटिव में आप में सुधार किया जा सकता है, पर समेटिव में ईयरली होता है, साल में। जैसे एनुअल एग्जाम होता है, बच्चे को सिर्फ साल भर जो पढ़ाया गया उसका एक बार हमने टेस्ट ले लिया, तो वो ईयरली जो पेपर हो गया वो इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन हो गया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया जैसे आपने कोई बच्चे की कोई कमी जानना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यही तो हो रहा है कि एक टीचर ने कोई चीज पढ़ा दिया, पर राम जो होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, यानी बच्चे को यही तो जानना था कि बच्चा क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। अब पता चल गया है तो हम लोग फिर कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक, उसकी जो कमी है उसको दूर करेंगे। Communication can be path
टू सीक ट्रुथ, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो सच का रास्ता दिखाता है और कम्युनिकेशन जो होता है सच को छुपाता भी है। तो दोनों चीजें, अगर हम सच बोलेंगे सच बाहर आ जाएगा, झूठ बोलेंगे अगर सच नहीं बोलेंगे सरप्राइज हो जाएगा। तो दो कम्युनिकेशन तो दोनों केस में ही हो रहा है ना, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अत्यंत भाव इज इटर्नल, यानी जो पहले अत्यंत भाव का मतलब समझ लेते हैं कि अत्यंत भाव आखिर होता क्या है। तो जो अत्यंत भाव होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज नहीं है, कोई चीज पर्टिकुलर समय में वहां पे मौजूद नहीं है। तो इसने बोल दिया कि जो अत्यंत भाव है इटर्नल है, मतलब कोई चीज प्रेजेंस नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है। इटर्नल मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। अत्यंत भाव का मतलब होता है कि जो चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसने स्टेटमेंट बोल दिया अत्यंत भाव इज इटर्नल, मतलब जो चीज प्रेजेंट नहीं है वो हमेशा के लिए ही प्रेजेंट नहीं है। इसका उन्होंने कारण बोल दिया, इफ अ पर्टिकुलर थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो प्रेजेंट ही नहीं है इन अ पर्टिकुलर लोकस ऑफ एनी टाइम, देन इट इज सेड दैट देयर इज अत्यंत भाव ऑफ दैट थिंग। बिल्कुल सही है। जैसे अत्यंत भाव मैंने क्या बोला, क्या होता है अत्यंत भाव, वो होता है कि जो किसी परिस्थिति में किसी की गैर अनुपस्थिति को दर्शाता है, वो स्थिति, वो समय, वो विशेष बिंदु किसी चीज की अनुपस्थिति को दर्शाता है, वो अत्यंत भाव होता है। तो यहीं पे इसको, इस वाले स्टेटमेंट को ये क्लैरिफाई कर रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो क्वेश्चन सेशन में। ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।